अब हम बात करते हैं प्री इन्वेजिव लीजन्स ऑफ सर्विक्स के बारे में। मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग्स द इंडियन वुमेन इट इज ब्रेस्ट कैंसर। सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग्स द इंडियन वुमेन इट इज सर्वाइकल कैंसर। जो कॉजेटिव एजेंट होता है सर्वाइकल कैंसर का वो होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। मेजोरिटी ऑफ फीमेल्स जिनको ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन होगा वो उसको क्लियर कर देगी, लेकिन कुछ फीमेल्स जिनकी इम्यूनिटी कम होगी वो इस वायरस के इन्फेक्शन को क्लियर ऑफ नहीं कर पाएगी, जिसके कारण ये वायरस उनके साथ परसिस्ट कर जाएगा विद एज। जब ये वायरस परसिस्ट करेगा उन फीमेल्स के अंदर विथ एज तो ये कॉज करेगा प्री इन्वेजिव लीजन्स। अब मोस्टली तो ये प्री इन्वेजिव लीजन्स होती है वो रिग्रेस कर जाती है, लेकिन समटाइम्स दिस प्री इन्वेजिव लीजन्स अनफॉर्चुनेटली कन्वर्ट हो जाती है इनटू इन्वेजिव लीजन्स जिसको हम कहते हैं कैंसर। अब ये इन्फेक्शन से लेकर कैंसर तक का जो टाइम ड्यूरेशन है ये काफी बड़ा होता है। तो जो हिस्ट्री होती है वो लॉन्ग हिस्ट्री होती है सर्वाइकल कैंसर से, नियरली 10 to 30 ईयर्स की। अब सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि काफी कॉमन कैंसर है इंडिया के अंदर। ये प्री इन्वेजिव लीजन्स भी कॉज कर रहा है और इसकी लॉन्ग हिस्ट्री भी है। तो जिस कैंसर के पास ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती है ना, ये एक अच्छा कैंडिडेट बन जाता है फॉर द यूनिवर्सल स्क्रीनिंग। इसीलिए हम जो है सर्वाइकल कैंसर के लिए यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करते हैं। अब डब्ल्यूएचओ ने कुछ गाइडलाइंस दी हुई है फॉर रिसोर्स लिमिटेड कंट्रीज कि आपको कैसे स्क्रीनिंग करनी है सर्वाइकल कैंसर की। इन्हीं रिसोर्स लिमिटेड कंट्रीज के अंदर इंडिया भी आता है। डब्ल्यूएचओ कहता है कि आपको जो है शुरू करनी है सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग 30 साल की एज में, और स्टॉप करना है सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग को एट 50 ईयर्स ऑफ एज। रीजन क्या है इसका? क्योंकि 3rd to 4th डिकेड के अंदर सर्वाइकल कैंसर होता है वो काफी कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन होता है। फिर दूसरा, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग कैसे करोगे? तो 3 मोडेलिटीज बताइए आपके डब्ल्यूएचओ ने: एचपीवी टेस्टिंग, वाया एंड पैप्स। इसमें से ऑर्डर भी बता दिया है कि एचपीवी सबसे बेस्ट है, फिर वाया आती है, फिर पैप्स आता है। ओके। और डब्ल्यूएचओ ने बोला कि इन तीनों टेस्ट में से कोई भी एक टेस्ट कर सकते हो आप, जो आप अफोर्ड कर सकते हो। सारे कंट्रीज को ऐसा बता दिया। तो एचपीवी बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसकी हाईएस्ट सेंसिटिविटी है और इसका इंटरवल जो होता है वो 5 ईयरली to 10 ईयरली होता है। वाया जो है ये आपका मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है और ये 3 ईयरली किया जाता है। पैप्स जो है ये हाइयर स्पेसिफिसिटी के साथ आता है और ये 3 ईयरली किया जाता है। डब्ल्यूएचओ ने बोला इन तीनों में से कोई भी कर लो जो आप अफोर्ड कर सकते हो। फिर डब्ल्यूएचओ ने बोला कि मैंने आपको बता दिया कि कब स्टार्ट करना है, कब स्टॉप करना है, कौन सी स्क्रीनिंग टेस्ट यूज करनी है। अब डब्ल्यूएचओ ने बताया कि कौन सी दो स्ट्रेटेजीज को आप यूटिलाइज कर सकते हो। बताइए डब्ल्यूएचओ ने एक बताई, स्क्रीन एंड ट्रीट। स्क्रीन एंड ट्रीट का मतलब क्या है कि स्क्रीन टेस्ट पॉजिटिव आई तो डायरेक्टली ट्रीट कर दो। और दूसरी स्ट्रेटेजी जो डब्ल्यूएचओ ने बताई वो थी स्क्रीन, ट्रायज एंड ट्रीट। जिसका मतलब क्या था कि पहली स्क्रीनिंग टेस्ट अगर पॉजिटिव आती है तो दूसरी स्क्रीनिंग टेस्ट करो, अगर यह भी पॉजिटिव आती है तो फिर उसके बाद आप ट्रीटमेंट करो। और इसमें भी डब्ल्यूएचओ ने बोला कि जो भी स्ट्रेटेजी आप अफोर्ड कर सकते हो वो आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर डब्ल्यूएचओ ने बताया कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर प्री इन्वेजिव लीजन इट इज लीप। अब ये लीप क्या होता है, वाया क्या होता है, पैप्स क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर ये तो गाइडलाइंस होगी फॉर रिसोर्स लिमिटेड कंट्रीज। रिसोर्स रिच कंट्रीज जैसे कि अमेरिका हो गया, उनके लिए क्या गाइडलाइंस है? थोड़ा सा डिफरेंट है और जानने की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स इसके भी बारे में पता होने चाहिए। रिसोर्स रिच कंट्रीज के अंदर स्क्रीनिंग आप शुरू करते हो एट 21 ईयर्स ऑफ एज, स्टॉप करते हो एट 65 ईयर्स ऑफ एज। अप टू 25 ईयर्स आप सिर्फ और सिर्फ पैप्स करते हो, दैट टू 3 ईयरली। उसके बाद 25 साल के बाद जो है आप शुरू करते हो एचपीवी टेस्टिंग करना। आप एक तो सिर्फ एचपीवी टेस्ट कर सकते हो अकेले, या फिर एचपीवी कर सकते हो पैप्स के साथ। दोनों का टाइम इंटरवल सेम रहेगा, दैट इज 5 ईयर। फिर रिसोर्स रिच कंट्रीज के अंदर स्क्रीन एंड ट्रीट स्ट्रेटेजी जो है आप यूज नहीं करते हो। रिसोर्स रिच कंट्रीज के अंदर आप स्क्रीन, ट्रायज एंड ट्रीट यही स्ट्रेटेजी को यूटिलाइज करते हो। फिर हम बात करते हैं एक एक टेस्ट के बारे में इंडिविजुअली। सबसे पहले बात करते हैं एचपीवी टेस्ट के बारे में। अगर एचपीवी टेस्ट किसी फीमेल के लिए पॉजिटिव आती है तो उसका मतलब यह है कि वो फीमेल इंफेक्टेड है विद हाई रिस्क एचपीवी वायरस। अब ये जो एचपीवी टेस्ट है ये डिपेंडेंट है, मतलब बेस्ड है ऑन दिस टेक्निक दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड कैप्चर टेक्निक। और ये हाइब्रिड कैप्चर टेक्निक आपको स्ट्रेन नहीं बताती एचपीवी वायरस का। इसीलिए स्ट्रेन को अगर आपको जानना है तो एक महंगी टेस्ट है, एक और एक्सपेंसिव टेस्ट है जिसको हम कहते हैं कोबास टेस्ट। ये कोबास टेस्ट आपको स्ट्रेन के बारे में बताती है, लेकिन ये कोबास टेस्ट आपका डब्ल्यूएचओ सजेस्ट नहीं करता है। फिर अगर एचपीवी टेस्ट पॉजिटिव आ जाती है तो आपको ट्रीट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू स्क्रीन एंड ट्रीट स्ट्रेटेजी। एचपीवी टेस्ट आपकी पॉजिटिव आई तो आपको अब क्या करना है? ट्रीट करना है। तो अब ट्रीटमेंट के लिए देखो, एचपीवी पॉजिटिव अगर आ गया तो आपको पता चल गया कि एचपीवी वायरस का इंफेक्शन तो है, लेकिन एग्जैक्टली जो एरिया आपके सर्विक्स का, एक्टो सर्विक्स का इन्वॉल्व है, एबनॉर्मल है, वो आपको पता नहीं चला ना। तो अब वो एग्जैक्ट एरिया पता करने के लिए आप वाया करते हो। यहां पर याद रखिए कि वाया आप जो कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हो टू आइडेंटिफाई द एबनॉर्मल एरिया, क्योंकि आपने स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पर तो कौन सा यूज कर लिया? एचपीवी टेस्ट यूज कर लिया। अब हम वाया को एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं बल्कि यूज कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई द एबनॉर्मल एरिया। ठीक है। वाया जो होता है दैट इज बेसिकली विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड, जो कि हम 3 to 5% वाला यूज करते हैं।
यहाँ पर जो आप एसिटिक एसिड डालोगे तो जो एबनॉर्मल एरियाज होंगे, जो डिस्प्लास्टिक एरियाज होंगे, वो व्हाइट कलर से स्टेन्ड हो जाएंगे। तो ये होता है आपका वाया दैट इज कॉल्ड एज विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड, जो हम एबनॉर्मल एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। कुछ टाइम पहले एक टेस्ट हम इंडिया के अंदर और यूज करते थे वाया के जैसे ही, उसका नाम था विली, दैट इज विजुअल इंस्पेक्शन विथ ल्यूगॉल्स आयोडीन। ये थोड़ा सा उल्टा था एसिटिक एसिड से। कैसे? ये नॉर्मल एरियाज को स्टेन कर देता था ब्राउन कलर से, और जो एबनॉर्मल एरियाज होते थे वो अनस्टेन्ड रहते थे। इस विली टेस्ट को शिलर्स टेस्ट के नाम से भी जानते थे। ये पहले की जाती थी इंडिया के अंदर, अभी उतने तौर पर नहीं की जाती, और डब्ल्यूएचओ इसको रिकमेंड करता भी नहीं। जो तीसरा टेस्ट आपके डब्ल्यूएचओ ने बोला हुआ है वो है पैप्स टेस्ट। पैप्स टेस्ट क्या है? ये बेसिकली एक साइटोलॉजी टेस्ट है। साइटोलॉजी टेस्ट मतलब क्या? हम बेसिकली सैंपल लेते हैं, और सैंपल जो लेते हैं सर्विक्स से, वो बेसिकली एक्सफोलिएटिव सेल्स होते हैं सर्विक्स से। तो अब पैप्स को आपको डिटेल में स्टडी करना है, जिसको हम आपको समझाते हैं। तो पैप्स के सैंपल को लेने के लिए आपके पास दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक होता है आयर स्पैचुला जो ये ऊपर है, और एक होता है एंडोसर्वाइकल ब्रश जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर। आयर स्पैचुला के दो एंड्स होते हैं, एक बाइफिड एंड होता है, और इसी बाइफिड एंड से आप बेसिकली क्या लेते हो? सैंपल को लेते हो, पैप सैंपल को लेने के लिए। अब बाइफिड एंड में भी आपको देख रहा होगा, एक लॉन्ग हेड है और एक शॉर्ट हेड है, एक लॉन्गर लिम है। ये जो लॉन्गर लिम होता है आपके बाइफिड एंड का, इसको आप रखते हो एट द लेवल ऑफ द एक्सटर्नल ऑस। बाइफिड एंड का जो लो लॉन्गर लिम है, इट इज केप्ट एट द एक्सटर्नल ऑस, और उसके बाद आप रोटेट करते हो 360 डिग्री फॉर 3 to 4 टाइम्स। ओके, आप जो है लॉन्गर लिम को रखते हो एट द लेवल ऑफ एक्सटर्नल ऑस, और फिर स्पैचुला को आप रोटेट करोगे फॉर 3 to 4 टाइम्स 360 डिग्री। फिर जो भी आपके उस आयर स्पैचुला पे आएगा, आप उसको स्मीयर कर दोगे ऑन ग्लास स्लाइड। आप क्या कर दोगे? स्मीयर कर दोगे ग्लास स्लाइड पे। अब आपका पैप स्मीयर तैयार नहीं है, आपका पैप स्मीयर अभी आधा तैयार है। अब उसके बाद क्या करोगे आप उसके बाद जो है आप एंडो सर्वाइकल ब्रश को लोगे, और एंडो सर्वाइकल ब्रश को भी हम उस एंडो सर्वाइकल ब्रश से भी सैंपल लेंगे, और सैंपल लेने के बाद जो स्लाइड पे हमने आयर स्पैचुला से स्मीयर किया था, उसी सेम स्लाइड पे हम रोल कर देंगे एंडो सर्वाइकल ब्रश को भी। तो तब जाके आपका स्मीयर जो है तैयार होगा। और ये जो हमने तैयार किया हुआ स्मीयर है, इसका नाम है कन्वेंशनल स्मीयर। ये कन्वेंशनल तरीके से आपने स्मीयर तैयार किया हुआ है, इसलिए हमने इसको क्या बोला? कन्वेंशनल स्मीयर। ऐसे ही आप करते हो पैप स्मीयर को तैयार, जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल स्मीयर। सैंपल लेते कहां से हो आप? सैंपल आप ट्रांसफॉर्मेशन जोन से लेते हो। अगर ट्रांसफॉर्मेशन जोन ऑप्शंस पे नहीं है, तो स्कॉमो कॉलमनार जंक्शन को आप मार्क कर सकते हो। पहले हमने स्पैचुला से सैंपल लिया, उसको स्मीयर किया, फिर एंडोसर्वाइकल ब्रश से किया, और सेम स्लाइड पे हमने स्मीयर किया। उसके बाद आपको याद होना चाहिए कि ये जो आपकी स्लाइड है, इसको कभी भी एयर ड्राई नहीं करना है। एयर ड्राई नहीं करना है, डायरेक्टली आपको उसके ऊपर क्या डालना है? फिक्सेटिव डालना है। और मोस्ट कॉमन फिक्सेटिव जो आप यूज करते हो वो होता है 95% इथाइल अल्कोहल। दूसरा जो आप फिक्सेटिव यूज कर सकते हो वो है 95% इथाइल अल्कोहल के साथ 5% ईथर। एंड पैप्स आपको कब करना है? पैप्स कैन बी टेकन एट एनी डे आफ्टर डे 5। मतलब जब फीमेल मेंस्ट्रुएट ना कर रही हो, या फिर उसका मेंस्ट्रुएशन हो चुका हो, उसके 5 दिन होने के बाद आपको जो है कभी भी पैप्स लेना है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन ना नहीं करती होनी चाहिए फीमेल। इसका कोई एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, लेकिन दो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन जरूर है। पहला एक्टिव ब्लीडिंग, और दूसरा इंफेक्शन। अगर इंफेक्शन है तो आपको इंफेक्शन डायरेक्टली दिख जाएगा स्मीयर के ऊपर। तो ये दो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है आपके किसके? पैप स्मीयर के। ठीक है, कन्वेंशनल स्मीयर के, एक्चुअली कन्वेंशनल स्मीयर के दो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। अब यहां पर हम क्या कर रहे थे ना, हम जो स्मीयर बना रहे थे वो खुद से डॉक्टर बना रहा था। अब एक आपके पास प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी के अंदर जो स्मीयर है वो मशीन तैयार करती है। इसके दो नाम है, मतलब दो तरीके हैं लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी के। एक है थिन प्रेप और दूसरा है श्योर पाथ। तो ये दो उसके तरीके हैं, थिन प्रेप और श्योर पाथ, बेसिकली लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी के मेथड्स है। ठीक है, ये जो कन्वेंशनल स्मीयर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कन्वेंशनल स्मीयर है, ऐसे जिगजैग सा जो आप बनाते हो हॉस्पिटल्स में, ये जो आपका डॉक्टर बनाता है। और ये आपको दिख रहा है सेल्स जिसमें सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, बैकग्राउंड जिसमें क्लियर है, ये आपका इसमें मशीन ने स्मीयर बनाया हुआ है। ये लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी है। ठीक है जी, ठीक है। अब लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी के दो एडवांटेजेस होते हैं। पहला, जिस सैंपल को हमने बेसिकली लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी में बनाया ना, उसी सेम सैंपल को हम एचपीवी टेस्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब हम पैप स्मीयर तो उससे कर ही रहे, साथ में एचपीवी टेस्टिंग भी उसी सेम सैंपल के साथ हम कर सकते हैं जो हमने लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी से बनाया हुआ है। दूसरा, ब्लीडिंग इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती है। कन्वेंशनल स्मीयर के अंदर ब्लीडिंग और इन्फेक्शन दोनों कॉन्ट्राइंडिकेटेड थे, यहां पर ब्लीडिंग जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती है। अब इंडिया के अंदर काफी जगह पर कैंप्स होते हैं स्क्रीनिंग के लिए। तो ये जो कैंप्स होते हैं स्क्रीनिंग के लिए, यहां पर हम पैप स्मीयर को उतना यूज नहीं करते, वहां पर हम एक स्टेन को यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं टोलिडिन ब्लू। ये टोलिडिन ब्लू काफी फास्टर रिजल्ट देता है, और इस स्टेन को हम यूज करते हैं स्क्रीनिंग के लिए इन कैंप्स इन इंडिया। ठीक है जी, ठीक है।
तो तुम पैप स्मीयर के बारे में तो अब पता चल गया। अब पैप स्मीयर की जो रिपोर्टिंग होती है उसको हम करते हैं वाया बेथेस्डा सिस्टम। क्या क्या रिजल्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं पैप स्मीयर की रिपोर्ट के अंदर? पहला रिजल्ट जो पॉजिटिव हो सकता है वो है आपका NALM। इसका मीनिंग है नेगेटिव फॉर इंट्राएपिथेलियल लीजन और मैलिग्नेंसी। मतलब क्या है? नॉर्मल रिपोर्ट। नेगेटिव फॉर इंट्राएपिथेलियल लीजन और मैलिग्नेंसी मतलब नॉर्मल रिपोर्ट। दूसरी चीज जो आ सकती है आपके रिपोर्ट के अंदर, दैट इज इन्फेक्शन। जो आपका पैप स्मीयर है वो पॉजिटिव हो सकता है फॉर इन्फेक्शन। अब कौन कौन से इन्फेक्शन जो है बेसिकली इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है पैप स्मीयर? तो वो है आपका बैक्टीरियल वेजिनोसिस, कैंडिडा एंड ट्राइकोमोनास। कौन से आइडेंटिफाई नहीं कर सकता पैप स्मीयर? तो वो है क्लमाइडिया एंड गनोरिया। दोनों में से अगर कोई एक सिलेक्ट करना हो तो क्लमाइडिया को आप गनोरिया के ऊपर रखना। इन दोनों को क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर सकता आपका पैप स्मीयर? पहली बात तो ये एंडोसर्विक्स के इन्फेक्शन है, और दूसरा इंट्रासेलुलर इन्फेक्शन है। इसीलिए क्लमाइडिया और गनोरिया के इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता आपका पैप स्मीयर। अगर इन तीनों में से कोई इन्फेक्शन आपका पैप स्मीयर आइडेंटिफाई कर लेता है तो नेक्स्ट स्टेप होती है आपकी ट्रीटमेंट की, कि आप ट्रीटमेंट कर दो इन इन्फेक्शन का। ठीक है। जो तीसरा रिजल्ट पॉसिबल हो सकता है दैट इज रिएक्टिव एंड रिपेरेटिव चेंजेस। आपको इसके नाम में ही समझ आ रहा है, रिएक्टिव एंड रिपेरेटिव चेंजेस मतलब ऑलरेडी सर्विक्स के अंदर रिपेरेशन का काम चल रहा है। अगर रिएक्टिव एंड रिपेरेटिव चेंजेस ये रिपोर्ट आती है तो आपको कुछ नहीं करना है, नथिंग टू बी डन। ऑलरेडी सर्विक्स रिपेयर हो रही है अपने आप। उसके बाद दो जो पॉसिबिलिटी होती है वो होती है LSIL और HSIL। LSIL का मतलब है लो ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन, और HSIL का मतलब होता है हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन। दोनों ही नामों के अंदर आपको इंट्राएपिथेलियल ये वर्ड दिखाई दे रहा है। इंट्राएपिथेलियल इस वर्ड का मतलब यह है कि यहां पर दोनों LSIL और HSIL दोनों के अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, इसीलिए जो लीजन है वो इंट्रा एपिथेलियल ही है। दोनों के अंदर प्री इन्वेजिव लीजन्स है, दोनों के अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट है। बस डिफरेंस क्या है कि डिस्प्लास्टिक सेल्स LSIL के अंदर कम है और यही डिस्प्लास्टिक सेल्स HSIL के अंदर ज्यादा है। समझ गए? फिर हम बात करते हैं अगली जो आपकी पॉसिबिलिटी है रिपोर्ट के अंदर आने की, वो है एस्कस। एस्कस और एगस दोनों को साथ में पढ़ता है। एस्कस क्या है? इट इज अटिपिकल स्क्वामस सेल्स विथ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस। और एगस क्या है? इट इज अटिपिकल ग्लैंडुलर सेल्स विथ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस। दोनों के अंदर आपको पता है कि ये जो भी सेल्स है ये नॉर्मल भी नहीं है और ना कि डिस्प्लास्टिक है। मतलब सेल्स नॉर्मल भी नहीं है, डिस्प्लास्टिक भी नहीं है, इसीलिए इनको बोल दिया जाता है अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस। ओके। फिर हम बात करते हैं, लास्ट होता है ASCH। ASCH मतलब क्या? अटिपिकल सेल्स जो कि हाई ग्रेड के हैं। बोल दिया। ASCH का मतलब होता है एटिपिकल सेल्स, लेकिन हाई ग्रेड आप इसमें से रूल आउट नहीं कर सकते हो। मतलब ये हाई ग्रेड के भी हो सकता है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि ये एटिपिकल सेल्स एग्जैक्टली हाई ग्रेड के है या नहीं। आप हाई ग्रेड को रूल आउट नहीं कर सकते हो, इसलिए यहां पर H लगा दिया। ठीक है। कभी भी पैप स्मीयर के अंदर अगर कोई भी एबनॉर्मल टेस्ट आती है तो आपकी नेक्स्ट स्टेप होती है जनरली डायग्नोस्टिक बायोप्सी। कभी भी अगर एबनॉर्मल टेस्ट आती है पैप स्मीयर के अंदर तो जनरली आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? वो होता है डायग्नोस्टिक बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अब हम कौन कौन से एबनॉर्मल रिजल्ट्स आ सकते हैं पैप स्मीयर के अंदर और उसमें आपको क्या करना है डिटेल में बात करते हैं, और आईनीसेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी साल आया हुआ है क्वेश्चन। LSIL अगर ये आपका रिपोर्ट आता है तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वो होगा डायरेक्टली कोल्पोस्कोपिक बायोप्सी करो। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है कि अगर एज लेस देन 25 ईयर्स होगी और LSIL ये रिजल्ट आता है तो फिर रिपीट करो आप पैप स्मीयर आफ्टर 1 ईयर। और अगर मोर देन 25 ईयर्स है तो फिर तो डायरेक्टली बायोप्सी लीजिए। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि अगर HSIL ये आता है रिपोर्ट के अंदर तो फिर आप एज को मत देखिए। अगर HSIL है, कभी भी अगर आपको रिपोर्ट के अंदर H दिख जाए ना, हाई ग्रेड अगर दिख जाए, तो आपको कुछ सोचना नहीं है, एज वगैरह के बारे में कुछ नहीं सोचना, आपको डायरेक्टली कोल्पोस्कोपिक बायोप्सी करनी है। कभी भी याद रखिए कोल्पोस्कोपिक बायोप्सी आप करते हो वहां से हम एक्टोसर्विक्स से सैंपल लेते हैं। साथ में आप जो है यहाँ पर हाई ग्रेड है ना तो एंडोसर्विक्स से भी सैंपल ले लीजिए, और उसका सैंपल लेने के लिए हम क्या करते हैं? एंडोसर्वाइकल क्यूरेटाज। तो यहाँ पर H आ रहा था, H वापस कहां पे आता है? यहां पर भी आता है ASCH, मतलब एटिपिकल सेल्स जिनमें से हाई ग्रेड को हम रूल आउट नहीं कर सकते। अगर ऐसी रिपोर्ट आती है तो इसमें भी आपको सेम एज को देखना नहीं है, डायरेक्टली बायोप्सी करो और साथ में एंडोसर्वाइकल क्यूरेटाज करो। इन दोनों का सेम ही है। फिर हम बात करते हैं एस्कस के बारे में। एस्कस क्या है? इट इज एटिपिकल स्क्वामस सेल्स विद अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस। इसमें आपको याद रखना है कि डायरेक्टली बायोप्सी नहीं करनी है। पहले आपको एस्कस, क्योंकि पता नहीं ना ये सेल्स आपके नॉर्मल भी नहीं है और आपके डिस्प्लास्टिक भी नहीं है, तो पहले आप करो HPV टेस्टिंग। अगर HPV टेस्टिंग आपकी नेगेटिव आती है तो फिर आप अपना नॉर्मल स्क्रीनिंग चालू रखने दीजिए। लेकिन अगर HPV टेस्टिंग आपकी पॉजिटिव आती है तो फिर आप बायोप्सी जाइए। अगर HPV टेस्टिंग आपकी पॉजिटिव आती है तो फिर बायोप्सी के लिए जाइए, अगर नेगेटिव आती है तो फिर रूटीन स्क्रीनिंग चालू रखिए।
लेकिन अगर ये एस्कस लेस देन 25 ईयर्स की फीमेल में आता है तो आप एचपीवी टेस्टिंग नहीं करोगे, आप रिपीट करोगे पैप्स को आफ्टर 1 ईयर। ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है। अगर एस्कस पॉजिटिव आता है इन लेस देन 25 ईयर्स तो फिर रिपीट करोगे आप पैप्स को आफ्टर 1 ईयर, आप एचपीवी टेस्टिंग नहीं करोगे। फिर हम बात करते हैं लास्ट, दैट इज एगस। एगस क्या था? इट इज एटिपिकल ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस। ये ग्लैंडुलर सेल्स यहां पर एटिपिकल है ना। अब ग्लैंडुलर सेल्स होते कहां पर है? ग्लैंडुलर सेल्स आपके एंडोसर्विक्स में होता है और एंडोमेट्रियम में होता है। तो एंडोसर्विक्स के लिए तो हम क्या कर लेंगे? एंडोसर्वाइकल क्यूराटाज कर लेंगे। एंडोमेट्रियम के लिए आप क्या करोगे? एंडोमेट्रियल बायोप्सी करोगे साथ में, और आप इनके दोनों के साथ में कोल्पो बायोप्सी करोगे। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर से ये सवाल पूछा गया, तो शायद से ये सवाल जो है पूछा गया था इस आईएनए सेट के अंदर। अब हम बात करते हैं कोल्पोस्कोप होता क्या एक्चुअली, कोल्पोस्कोपिक बायोप्सी क्या होती है। तो देखो, ये होता है आपका कोल्पोस्कोप, ये है आपका कोल्पोस्कोप, जिसके साथ होता है इनबिल्ट माइक्रोस्कोप। ओके, इसमें क्या होता है? इनबिल्ट माइक्रोस्कोप होता है, और इससे सिर्फ और सिर्फ हम एक्टोसर्विक्स को ही देख सकते हैं। एंडोसर्विक्स आपका विजिबल नहीं होता है वाया दिस कोल्पोस्कोप। अब इस कोल्पोस्कोप में जो माइक्रोस्कोप यूज होता है, इनबिल्ट माइक्रोस्कोप जो होता है, उसके बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जो फोकल लेंथ होती है इसके मिरर की, वो 30 सेंटीमीटर होती है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जो ये प्रोवाइड करता है वो 30x होता है, और इसमें एक ग्रीन फिल्टर पहले से प्रेजेंट होता है जो कि एबनॉर्मल वेसल्स को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। ठीक है। अब कोल्पोस्कोप के लिए एबनॉर्मल एरियाज, कोल्पोस्कोप का काम क्या होता है कि एबनॉर्मल एरियाज को आइडेंटिफाई करना, और फिर वहां से हम बायोप्सी ले लेते हैं। इसलिए पूरी प्रोसीजर को हमने क्या बोला? कोल्पोस्कोपिक बायोप्सी। अब कोल्पोस्कोप को एबनॉर्मल एरियाज कौन कौन से लगते हैं? पहला तो पेल म्यूकोजा, नॉर्मल जो हेल्दी म्यूकोजा होता है वो पिंक कलर का होता है। दूसरा इरेगुलर कंटोर, तीसरा एसिटोवाइट एरियाज, और चौथा एबनॉर्मल वेस्कुलरिटी। देखो, एबनॉर्मल वेस्कुलरिटी को आप एग्जाम में कैसे देखोगे? इन द फॉर्म ऑफ रेटिकुलर पैटर्न ऑफ वेसल्स, पंक्टेट पैटर्न ऑफ वेसल्स, मोजेक पैटर्न ऑफ वेसल्स। अगर ऐसा कोई भी एरिया होगा तो वो एबनॉर्मल एरिया की कैटेगरी में आ जाएगा थ्रू कोल्पोस्कोप, और उन एरियाज के थ्रू फिर बायोप्सी ली जाएगी जिसको हम बोलेंगे कोल्पोस्कोपिक बायोप्सी। ठीक है, ठीक है। फिर अब बेसिकली हुआ क्या ना कि हमने कंफर्मेशन किया है डायग्नोसिस ऑफ द सर्वाइकल कैंसर बाया कोल्पोस्कोपिक बायोप्सी प्लस एंडो सर्वाइकल क्यूरेटाज, ये हमने कर लिया। अब हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट में क्या आएगा? आपने जो बायोप्सी ली है उसकी जो हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट आएगी उसके ये 3 रिजल्ट पॉजिटिव है। सिन पॉजिटिव हो सकता है, सिन 1, सिन 2, सिन 3। सिन 1 मतलब माइल्ड डिस्प्लेजिया, सिन 2 मतलब मॉडरेट डिस्प्लेजिया, सिन 3 मतलब सीवियर डिस्प्लेजिया। माइल्ड डिस्प्लेजिया मतलब क्या? सिन 1 सिर्फ लोअर 1/3 ऑफ एपिथेलियम को इन्वॉल्व कर रहा है, सिन 2 मतलब लोअर 2/3 ऑफ एपिथेलियम को इन्वॉल्व कर रहा है, और सिन 3 मतलब मोर देन लोअर 2/3 ऑफ एपिथेलियम को इन्वॉल्व कर रहा है। पहले एक और टर्म को यूज किया जाता था जिसका नाम था कार्सिनोमा इंसिटू। ये थोड़ा सा गलत टर्म था। कार्सिनोमा इंसिटू मतलब इसमें कैंसर तो होता नहीं है, इसमें भी ये भी एक प्री इन्वेजिव स्टेज ही थी जिसमें एंटायर एपिथेलियम डिस्प्लास्टिक होता था। ठीक है। सिन 1 के अंदर जो आपकी रिस्क है कैंसर की वो 1% है, सिन 2 के अंदर रिस्क ऑफ कैंसर 5% है, और सिन 3 के अंदर रिस्क ऑफ कैंसर जो है वो 12 to 40% है। चूंकि सिन 1 के अंदर रिस्क ऑफ कैंसर इतनी कम है 1%, इसलिए इनिशियल मैनेजमेंट जो होता है वो आपका कंजर्वेटिव होता है। आप इसमें डायरेक्टली ट्रीट नहीं करोगे, क्योंकि मैंने बताया था मोस्ट ऑफ द प्री इन्वेजिव लीजन्स जो होती है वो आपके रिग्रेस कर जाएगी। इसीलिए आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि सिन 1 भी रिग्रेस कर जाएगा, इसीलिए आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करोगे। आप क्या करोगे? आप जो है पैप स्मीयर और एचपीवी टेस्टिंग दोनों करोगे 2 साल के लिए ईयरली। मतलब 2 साल के लिए ईयरली आप ये दोनों टेस्ट करोगे, पैप स्मीयर और एचपीवी, और आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये सिन 1 की जो स्टेज है प्री इन्वेजिव लीजन जो ये है ये रिग्रेस कर जाए। अगर रिग्रेस कर गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये सिन 1 परसिस्टेंट रहता है फॉर मोर देन 2 ईयर्स तो फिर आपको इसको ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन सेम केस सिन 2 और सिन 3 के साथ नहीं है। सिन 2 के साथ रिस्क ऑफ कैंसर 5% है, सिन 3 के साथ 12 से 40% रिस्क है कैंसर की। इसीलिए दोनों सिन 2 और सिन 3 के अंदर हम डायरेक्टली क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं। अब ट्रीट आपको कैसे करना है प्री इन्वेजिव लीजन्स को? प्री इन्वेजिव लीजन्स के ट्रीटमेंट के लिए आपके पास दो टाइप की प्रोसीजर्स होती है, एक होती है अब्लेटिव प्रोसीजर और एक होती है आपकी एक्सीजनल प्रोसीजर। दोनों में से आप प्रेफर करते हो एक्सीजनल प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। क्यों? क्योंकि एक्सीजनल प्रोसीजर के अंदर आप क्या कर रहे हो? आप बेसिकली पूरे के पूरे एबनॉर्मल एरिया को, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन जोन को आप रिमूव कर देते हो एक्सीजनल प्रोसीजर के अंदर। तो जब पूरे ट्रांसफॉर्मेशन जोन को आप बाहर निकाल दोगे तो हमको टिश्यू मिल जाता है फॉर द डायग्नोसिस। अब उस टिश्यू को हम प्रॉपरली हिस्टोपैथोलॉजिकली एग्जामिन करके ये बता सकते हैं कि वो एक प्री इन्वेजिव लीजन था या फिर माइक्रो इन्वेजन हो चुका था या वो कैंसर था नहीं था, एग्जैक्टली हम पता कर सकते हैं। इसीलिए एक्सीजनल प्रोसीजर को प्रेफर करता है डब्ल्यूएचओ ओवर दी अब्लेटिव प्रोसीजर्स। ठीक है। फिर हम बात करते हैं अब्लेटिव प्रोसीजर्स के बारे में। बेसिक डिफरेंस क्या है? यहां पर हम सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और एक्सीजनल प्रोसीजर के अंदर जो एबनॉर्मल एरिया है दैट इज एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन जोन, उसको डायरेक्टली एक्साइज करके बाहर निकाल ले रहे हैं।
अब अब्लेटिव प्रोसीजर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं सेल्स को। इसमें दो तरीके हैं, एक है क्रायो अब्लेशन और एक है थर्मल अब्लेशन। क्रायो अब्लेशन के अंदर हम क्या करते हैं, कोल्ड गैसेस को यूज करते हैं, जिससे हम जो टिश्यू है उन कोल्ड गैसेस को उन टिश्यू के थ्रू पास करते हैं, और वो जो आपके टिश्यू के सेल्स होते हैं वो डेसिकेट कर जाते हैं, मतलब उनका जो इंट्रासेल्युलर वॉल्यूम है, इंट्रासेल्युलर वाटर है, वो सूख जाता है कोल्ड गैसेस के पासिंग के थ्रू। अब ये आपको इसकी इमेज दिखाते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा फिर। तो ये है आपकी बेसिकली क्रायोथेरेपी। इसमें आपने क्या किया, ये क्रायो प्रोब है, और ये क्रायो प्रोब जो है पहले सर्विक्स से टच किया, सर्विक्स से टच करने के बाद हमने जो है वो कोल्ड गैसेस दी थी उसका सिक्रेशन शुरू किया। जब कोल्ड गैसेस का हम सिक्रेशन शुरू करेंगे तो वो पूरा एरिया क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एरिया फ्रीज हो जाएगा। आपका जो प्रोब है वो उस एरिया से, वो उस टिश्यू से चिपक जाएगा। ओके, और वो टिश्यू भी फ्रीज हो जाएगा। टिश्यू के फ्रीज होने से डेसिकेशन हो जाएगा वहां के सेल्स का, इंट्रासेल्युलर वाटर जो होगा पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रीजिंग आप करोगे 3 मिनट के लिए, आप करोगे 3 मिनट के लिए। उसके बाद जो है आप जो कोल्ड गैस आपने सिक्रेट करना शुरू किया था उसको बंद कर दोगे। जब बंद कर दोगे तो ये जो प्रोब है ये सेपरेट हो जाएगा टिश्यू से, क्योंकि वो कोल्डनेस चली जाएगी। इसको हम कहते हैं थॉ। ये थॉ हम करते हैं 5 मिनट के लिए। अब हम दूसरे पोजीशन पे ये प्रोब को अप्लाई करेंगे, फिर से कोल्ड गैसेस का हम सिक्रेशन चालू करेंगे, उसको भी फ्रीज करेंगे 3 मिनट के लिए। तो ये साइकिल आपकी चलती रहती है क्रायोथेरेपी अब्लेशन के अंदर। 3 मिनट के लिए फ्रीज करो, फिर 5 मिनट के लिए थॉ करो, फिर से 3 मिनट के लिए आप फ्रीज करते हो। ठीक है, अब क्या है ना, दिक्कत क्या है आपके क्रायो बेस्ड थेरेपी के साथ, क्रायो एब्लेशन के साथ, कि इसमें इतने बड़े बड़े गैसेस को आपको यूज करना पड़ता है, बड़े बड़े गैस सिलेंडर्स को हम यूज करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होती है क्रायोथेरेपी एब्लेशन के अंदर। कोल्ड गैसेस को लेकर जाने के लिए बड़े बड़े सिलेंडर्स के लगता है। दूसरा, आपके पास जो इसके लिए ऑप्शन है दैट इज योर थर्मल अब्लेशन। थर्मल अब्लेशन में ये प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आप जो है बेसिकली ये पोर्टेबल डिवाइसेस को यूज करते हो, बैटरी पावर्ड थर्मल अब्लेशन करते हो, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, ठीक है। तो कहाँ पे क्रायोथेरेपी, हाँ, तो क्रायोथेरेपी मैंने बताया कोल्ड गैसेस को यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे, ये साइकिल यूज करते हैं हम, फ्रीज थॉ फ्रीज, इसको यूज करेंगे। ये एक ओपीडी प्रोसीजर है, जिसमें कोई एनेस्थीसिया नहीं होता, कोई ब्लीडिंग नहीं होती। तो ये 3 एडवांटेजेस हो गए इसके, ओपीडी प्रोसीजर, नो एनेस्थीसिया नो ब्लीडिंग। दो डिसएडवांटेज क्या है कि इसका साइड इफेक्ट है, जब ये कर लोगे तो परसिस्टेंट वाटर डिस्चार्ज चालू रहेगा सर्विक्स के थ्रू, एंड इजिली ट्रांसपोर्टेबल नहीं है, बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं। और क्रायो एब्लेशन में आपको एक क्राइटेरिया, ये दो क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो तभी कर सकते हो आप, क्या कि पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जोन जो है वो विजिबल होना चाहिए। आपको पता है ना कि एज के साथ ट्रांसफॉर्मेशन जोन जो है वो अंदर मूव करता है, तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन जोन पूरा का पूरा दिख रहा होगा तभी आप जो है क्रायो अब्लेशन कर पाओगे। और दूसरा, विजिबल लीजन जो है वो लेस देन 75% ऑफ एक्टोसर्विक्स को ऑक्यूपाई करना चाहिए। विजिबल लीजन शुड ऑक्यूपाई लेस देन 75% ऑफ द एक्टोसर्विक्स, ये भी क्राइटेरिया होता है। ये दो क्राइटेरिया होते हैं क्रायोथेरेपी अब्लेशन के लिए। और थर्मल अब्लेशन जैसे मैंने बताया, इट इज इजिली ट्रांसपोर्टेड, बैटरी ऑपरेटेड होता है, इजिली टॉलरेट भी कर लेता है पेशेंट इसको, और ये लो कॉस्ट का होता है। इसमें हम मेटेलिक प्रोब को लेते हैं, उसको हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 20 to 30 सेकंड्स। ये होती है आपकी थर्मल अब्लेशन वाली टेक्निक। अब एक लेजर अब्लेशन वाली भी टेक्निक होती है। लेजर अब्लेशन आप सिर्फ और सिर्फ तभी करोगे जब आपका लीजन जो है ये वजाइना को एक्सटेंड कर जाए, वजाइना तक जब एक्सटेंड कर जाएगा आपका लीजन, तभी सिर्फ और सिर्फ लेजर अब्लेशन को आप यूज करते हो, नहीं तो क्रायो अब्लेशन, थर्मल अब्लेशन, इन्हीं दोनों दो टेक्निक्स को आप यूज करते हो। अब हम बात करते हैं एक्सीजनल प्रोसीजर्स के बारे में। एक्सीजनल प्रोसीजर दो है आपके पास, एक है लीप और एक है कोनाइजेशन। लीप और कोनाइजेशन, पहले हम आपको जो है दोनों की इमेजेस दिखा देते हैं, फिर जो है इजी हो जाएगा। देखो ये है आपकी लीप। लीप के अंदर क्या है, ये प्रोब है, और इस प्रोब से अटैच्ड है ये मेटालिक वायर। इस मेटालिक वायर से पास करता है इलेक्ट्रिक करंट, और इस इलेक्ट्रिक करंट जो इतना पास करता है कि फिर ये आप जो है पूरे ट्रांसफॉर्मेशन जोन को ऐसे एक्साइज कर पाते हो, डायरेक्टली क्या कर पाते हो, एक्साइज कर पाते हो, कटिंग भी कर पाते हो, कोएगुलेशन भी कर पाते हो। तो ये हम करते हैं डायरेक्टली लीप के अंदर। ये भी लीप की ही इमेज है, हमने पूरा का पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन है उसको क्या कर दिया, एक्साइज कर दिया, एंटायर ट्रांसफॉर्मेशन जोन को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट की प्रोसीजर है, और इसको ट्रेनिंग की भी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, एक बार अगर किसी ने देख लिया तो वो कर सकता है। दूसरा है कोनाइजेशन। देखो कोनाइजेशन के अंदर जो है हम ज्यादा टिश्यू को रिमूव करते हैं एज कंपेयर टू लीप। लीप के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन जोन निकाला जाता है, कोनाइजेशन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जोन तो निकाला ही जा रहा है, साथ में एंडोसर्विक्स का भी बहुत सारा पार्ट निकाला जा रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जोन भी निकाला जाता है, एंडोसर्विक्स का भी काफी पार्ट जो है वो निकाला जाता है, और साथ में जंक्शनल जोन भी निकाला जाता है। जंक्शनल जोन मतलब क्या, कि म्यूकोजा और स्ट्रोमा के बीच में जो आपका बेसिकली म्यूकोजा और स्ट्रोमा के बीच का जंक्शनल जोन था, उसको भी हम रिमूव कर देते हैं। तो इसीलिए अगर माइक्रो इन्वेजन हो रहा होगा ना,
म्यूकोजा से स्ट्रोमा के अंदर अगर कोई भी माइक्रो इन्वेजन हो रहा होगा तो वो आप बहुत इजीली जान सकते हो वाया दिस कोनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो आपने ये दोनों की इमेजेस देख ली, लीप और कोनाइजेशन की। अब दोनों के बारे में पढ़ते हैं। देखो, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है लीप और कोनाइजेशन के बीच में, तो वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस तो आपका लीप है। फॉर ऑल प्री इन्वेजिव लीजन्स ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज लीप। कोनाइजेशन के तो कुछ बेसिक इंडिकेशन है, तभी आप कोनाइजेशन को करोगे। क्यों? रीजन आपको बताते हैं। देखो, पहले लीप का आपको फुल फॉर्म भी बताना चाहिए। लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सीजनल प्रोसीजर। इसमें हम क्या कर रहे हैं? एक्साइज कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन को बाय यूजिंग द मेटालिक वायर। इसका दूसरा नाम है LLETZ, लार्ज लूप एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जोन। ये बहुत इजी प्रोसीजर है, ओपीडी प्रोसीजर है, शॉर्ट प्रोसीजर है, जिसमें ब्लीडिंग बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब इसलिए जो है ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस भी है। लेकिन कोनाइजेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, पहली बात तो ओटी में लेकर जाना पड़ेगा, एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, और ब्लीडिंग इसमें एक साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि बड़ा टिश्यू हम रिमूव कर रहे हैं ना, तो बड़ा टिश्यू अगर रिमूव करोगे तो ब्लीडिंग तो साइड इफेक्ट होगा ही। तो इसके सिर्फ 3 इंडिकेशन होते हैं, तभी आप जो है कोनाइजेशन करोगे। पहला, अगर माइक्रो इन्वेजन तुम सस्पेक्ट कर रहे हो तो कोनाइजेशन करो। माइक्रो इन्वेजन मतलब सिर्फ वो इन्वेजन जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख सकते हैं। दूसरी, अगर एंडोसर्विक्स क्यूराटाज आपका पॉजिटिव है, अगर एंडोसर्विक्स क्यूराटाज पॉजिटिव है मतलब एंडोसर्विक्स के अंदर अटिपिकल सेल प्रेजेंट है, अगर एंडोसर्विक्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो फिर तो आपको भाई एंडोसर्विक्स का भी कुछ पार्ट जो है निकालना पड़ेगा, और वो कोनाइजेशन के अंदर ही पॉसिबल है, क्योंकि लीप के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ हम ट्रांसफॉर्मेशन जोन को ही रिमूव कर रहे हैं। और तीसरा, अगर कोई सस्पिशन है एडिनोहिस्टोलॉजी के लिए, एडिनोहिस्टोलॉजी मतलब क्या, ग्लैंडुलर सेल्स के अंदर कुछ कुछ प्रॉब्लम अगर लग रहा है तो फिर आपको एंडोसर्विक्स के भी कुछ पार्ट को रिमूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि एंडोसर्विक्स के अंदर ही ग्लैंडुलर सेल प्रेजेंट होता है, इसलिए आप इनके अंदर कोनाइजेशन करते हो। तो ये 3 इंडिकेशन होते हैं कोनाइजेशन के। फिर हम बात करते हैं, ये आप सवाल सॉल्व कीजिए। 40 इयर्स का P3L3 फीमेल है, व्हाट टू डू अगर वो सिन 2 है, तो सिन 2 है और 40 साल की फीमेल है, तो डायरेक्टली आप लीप के ऊपर जो है मार्क कर दीजिए आंसर को, क्योंकि लीप क्या है, लीप क्या आपका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है फॉर प्री इन्वेजिव लीजन्स। ठीक है, ठीक है। हिस्टेरेक्टोमी आप कब करोगे? हिस्टेरेक्टोमी अगर आपका रिकरेंट सिन है तो आप करोगे, रिकरेंट सिन के अंदर करोगे। दूसरी चीज, अगर कोई दूसरी पैथोलॉजी है आपके सिन के साथ तो जो जस्टिफाई करती है हिस्टेरेक्टोमी को, तभी आप जो है बेसिकली हिस्टेरेक्टोमी करोगे। या फिर पेशेंट रिफ्यूज करता है टू फॉलो अप, या फिर एडिनोहिस्टोलॉजी है मतलब एंडोसर्विक्स और एंडोमेट्रियम को इन्वॉल्व कर रहा है, अगर एडिनोहिस्टोलॉजी है और फैमिली कंप्लीट है तो आप हिस्टेरेक्टोमी कर सकते हो। ये 4 ही इंडिकेशन है। अगर ये 4 इंडिकेशन पॉसिबल होता है तो आप हिस्टेरेक्टोमी करते हो, नहीं तो आप सिन 2 के लिए, सिन 3 के लिए लीप ही करते हो। ठीक है, अब अगले लेक्चर के अंदर जो है हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में बात करेंगे और सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।